दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर एक विलेन है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरे विलेन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको विलेन चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह जो चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई ईयर नहीं है, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें विलेन चैप्टर से क्वेश्चन ना आए बोर्ड एग्जाम में। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में उन सभी को क्लियर करने वाले हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए विलेन चैप्टर में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बनता है कि निम्नलिखित पर क्या करिए टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है मोलरता, दूसरा है मोललता और तीसरा है मोलंश। इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो देखिए इस पर टिप्पणी आपको किस प्रकार से लिखना है आज की वीडियो में हम पूरे समझ लेंगे। आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं मोलरता क्या होता है। देखिए हमारा हेडिंग है मोलरता। तो देखिए मोलरता होता क्या है, किसी विलेन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसी विलेन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। कोई देखिए हमारा विलेन है, क्या है देखिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पे कोई बर्तन है। अब इस बर्तन में हमारा एक विलेन है, क्या है इसमें, क्या है इसमें है विलेन। इसमें हमारा विलेन भरा हुआ है और विलेन का कितना है, इसका आयतन कितना है विलेन का? विलेन का आयतन जो है 1 लीटर है। तो कहने का मतलब है इसका कि किसी विलेन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अब इसमें देखिए इसमें जो विलेन है 1 लीटर, इसमें इसी में विलय और विलायक दोनों हैं, क्योंकि देखिए विलय और फिर विलय और प्लस विलायक क्या बनता है, मिलकर बनता है विलेन। तो इसी 1 लीटर में क्या है, विलय और विलायक दोनों है। तो देखिए इसी में क्या है, विलय विलायक दोनों, क्योंकि जैसे मान लीजिए विलायक हमारा क्या होता है, जिसमें कोई पदार्थ घोला, जैसे कि पानी एक विलायक हो गया। और विलय क्या होता है, जो विलायक में घोला, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, इसे विलय हैं। और पानी जो हो गया विलायक हो गया। तो यहाँ पे ये आपको समझाना था कि जो है जो जो हमारा विलेन है ये क्या है, ये विलायक और विलय का क्या है, मिश्रण होता है। यानी दोनों इसमें होते हैं, दोनों मिलाने पर ही हमारा विलेन बनता है। तो विलेन 1 लीटर। अब 1 लीटर में विलय के कितने मोल हैं, जिसमें घोला गया है विलय पदार्थ। मान लीजिए इसमें हमारा कुछ भी घोला गया, इसे मान लेते हैं इसमें कि हमारा जो विलेन है ये हमारा नमक पानी का विलेन है, नमक प्लस पानी का विलेन है। तो पानी इसमें क्या हो गया, विलायक हो गया, और नमक जो गया विलय हो गया। तो विलय के कितने मोल हैं, वही मोलों की जो संख्या होगी वही होगी क्या होगी, मोलरता। यानी किसी विलेन के 1 लीटर, कोई एक विलेन है, उस विलेन का 1 लीटर आयतन में जितने विलय के मोल हैं, विलेन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ का जितना मोल है वही मोलों की संख्या ही विलेन की मोलरता कहलाती है। आपको मोलरता समझ में आ गया होगा। देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मान लीजिए 1 लीटर हमारा विलेन है। अब 1 लीटर विलेन में विलय के कितने मोल हैं, वही विलय के मोलों की जो संख्या होती है वही मोलरता होती है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर, अभी आप सूत्र से समझ जाएंगे। देखिए मोलरता बराबर जो सूत्र होता है हमारा, ये होता है विलय के मोल बटे विलेन का आयतन। विलय के मोल यानी विलय के मोलों की संख्या और बटे क्या होता है, विलेन का आयतन। और जहां मोलरता रहेगा वहां विलेन का आयतन जो होगा किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। किसमें, लीटर में, लीटर में। तो ये होता है मोलरता का सूत्र। अब देखिए मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है इसका मात्रक, यहाँ पे देखिए इसका जो मात्रक होता है ये होता है मोल प्रति लीटर, क्योंकि इसका आयतन मोलरता जो होती है उसका आयतन लीटर में लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा मोलरता। अब देखिए अगला हमारा है मोललता। देखिए मोललता क्या होता है, देखिए किसी विलायक के 1 किलोग्राम में
किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। देखिए हमारा कोई विलायक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पानी है, इसमें पानी हमारा भरा हुआ है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है और इसका भार कितना है, पानी का भार इसमें है 1 किलोग्राम, 1 kg, 1 किलोग्राम है। अब इस 1 किलोग्राम पानी में विलेय के कितने मोल हैं, अब इसमें विलेय के जितने मोल हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा विलयन रहेगा, यानी कि ये हमारा कोई विलयन है, ये हमारा 1 किलोग्राम विलयन है, यहाँ पे जहाँ पे विलायक यहाँ पे विलयन रहेगा, तो हमारा क्या है 1 किलोग्राम हमारा विलयन है। अब 1 किलोग्राम विलयन में कितने मोल है, विलयन क्या हो गया, विलेय और विलायक का घोल हो गया, विलयन हो गया, तो विलायक 1 किलोग्राम और विलेय यानी 1 किलोग्राम विलयन में विलायक जितना भी हो क्या होगा, 1 किलो से कम ही होगा, क्योंकि इसमें विलेय भी घुला हुआ है। तो 1 किलोग्राम विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हैं, वही मोलों की संख्या ही मोललता कहलाती है। अगर यहाँ पे लीटर होता तो मोलरता हो जाता है, यहाँ पे किलोग्राम है तो मोललता हो गया। अब देखिए मोललता का सूत्र क्या होता है, देखिए मोललता बराबर जो सूत्र हमारा होता है, ये होता है विलेय के मोल बटे विलयन का भार, यहाँ पे हो जाएगा विलेय का मोल और बटे में हो जाएगा विलयन का भार, विलयन का भार, ये होता है इसका सूत्र। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, जो मोललता का मात्रक होता है ये होता है मोल बटे किलोग्राम, इसका मात्रक जो होता है ये होता है मोल बटे किलोग्राम, ये होता है मोललता का मात्रक। आगे देखिए अगला है मोल अंश। तो देखिए मोल अंश क्या होता है, देखिए किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कोई विलयन है उसमें उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, अगर हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, विलयन का मोल प्रभाज कहेंगे। अभी इसको हम आपको चित्र से समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या, जो विलय का जो यहाँ पे मोल अंश होता है विलयन का। तो देखिए एक बार फिर से आपको चित्र द्वारा समझाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा ये कोई विलयन है, ये हमारा एक बर्तन है, इसमें हमारा विलयन घुला हुआ है। विलयन क्या होता है, विलयन दो पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे कि जल और पानी, सॉरी नमक और पानी का मिश्रण या नमक और चीनी का मिश्रण। तो हम मान लेते हैं इसमें पानी है, ये हमारा पानी हो गया, और इसमें नमक है एक, क्या एक उसमें क्या हो जाएगा, नमक हो जाएगा, इसमें नमक भी घुला हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि इसमें दो पदार्थ घुले हुए हैं हमारा। अब देखिए एक हमारा हो गया घटक ए यानी कि हमारा हो गया पानी, इसमें जो ए घटक हमारा हो गया वो पानी हो गया, और एक घटक क्या हमारा हो गया बी हो गया, जो कि क्या हो गया, नमक हो गया, बी नमक हो गया। तो ये नमक और पानी मिलकर क्या बना है, हमारा विलयन बना है। इसमें दो घटक हो गए। तो यही कह रहा है हमें यहाँ पे, देखिए हमें कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल अंश, जैसे कि यहाँ पे देखिए दो घटक हैं, अब हमें मान लीजिए एक घटक का मोल अंश निकालना है। कह रहा है कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना, हमें एक घटक का अगर मोल अंश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए मोल अंश जो होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ए का मोल अंश निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स ए मोल अंश, यानी कि ए का मोल अंश हम निकाल रहे हैं। तो जब हम ए का मोल अंश निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स ए बराबर हमारा हो जाएगा, हम मान लीजिए कह रहा है किसी एक घटक अगर हम मोल अंश निकालें तो उस घटक के मोलों की संख्या। अब हम देखिए ए के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ए के मोलों की संख्या, यानी ए के कितने मोल हैं, तो ए के मोलों की संख्या हो जाएगा ऊपर और बटे में हो जाएगा कुल मोलों की संख्या, यानी कि ए और बी दोनों के मोलों की संख्या, ए प्लस बी दोनों घटक के मोलों की संख्या के अनुपात। तो यहाँ पे हमने अनुपात लगा दिया, इसी के बराबर होता है मोल अंश। यानी जिसका हम मोल अंश निकालेंगे उसका, यहाँ पे देखिए जिसका हम मोल अंश निकालेंगे, मान लीजिए हम ए का मोल अंश निकाल रहे हैं तो एक्स यानी
एक x यानी कि एक घटक का मोल अंश, एक घटक का मोल, और उस घटक का मोल बटे अनुपात में क्या करेंगे, पूरे विलेन के अनुपात, पूरे विलेन के मोलों की संख्या, यानी कि ए के भी मोलों की संख्या और बी के भी मोलों की संख्या को हम जोड़कर बटे में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोल अंश निकल जाएगा। ये होता है क्या, मोल अंश। यानी कि किसी विलेन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल विलेन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मान लीजिए हम बी घटक के अगर मोल अंश का निकालें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स बी, यानी बी का मोल अंश, हमारा ऊपर बी हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ए प्लस बी, यानी बी जो है ए के मोलों की संख्या मान लेते हैं और ए बी जो है पूरे विलेन के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से मोल अंश होता है। तो इस प्रकार से देखिए हो जाएगा मोल अंश। अब देखिए मोल अंश का जो सूत्र होता है ये किस प्रकार से होता है। देखिए जो मोल अंश का सूत्र होता है, अगर मान लीजिए हम विलेय के मोल अंश का सूत्र निकाल रहे हैं तो देखिए अगर हमें विलेय का मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल अंश अगर निकालना है, जैसे कि देखिए हम वहां पर जो निकाल रहे थे जब सूत्र से, तो हमारा जो था बी हमारा था नमक और ए हमारा हमने माना था पानी। तो यहाँ पे मान लीजिए हम विलेय यानी कि नमक के मोल का अंश निकाल रहे हैं, तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, विलयन के मोल। अब देखिए यहाँ पे विलयन के मोल कहने का मतलब है कि विलेय तथा विलायक दोनों का मोल, विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या, क्योंकि विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनेगा। तो अगर हम विलेय का मोल अंश निकाल रहे हैं तो विलेय के मोल ऊपर रखेंगे और बटे विलयन का, जितने मतलब विलायक और विलयन का दोनों का मोल रखेंगे नहीं जोड़कर। और अगर हम विलायक का मोल अंश निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर हमारा क्या रहेगा, ऊपर हमारा रहेगा यहाँ पे रहेगा विलायक का मोल अंश और बटे विलयन का मोल अंश। अब देखिए अगर हम मान लीजिए विलायक का, ये तो हम जैसे मान लीजिए हमने नमक का निकाला, अब देखिए हम मान लीजिए पानी का अगर हम निकाल रहे हैं मोल अंश, तो पानी हमारा विलायक था, तो यहाँ पे लिखेंगे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज बोल सकते हैं। तो देखिए जब हम विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा विलायक का मोल, यानी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल यानी विलायक के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, विलयन की मोलों की संख्या, यानी विलेय तथा विलायक दोनों के मोलों की संख्या का जोड़, विलयन के मोल, इसी के अनुपात को कहते हैं क्या, मोल अंश। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए अगला जो हमारा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको टेस्ट दिया जाएगा, अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे क्लास 12 में, तो आपको यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या है, अगला हमारा आ गया राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, हमारा क्वेश्चन आएगा राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो देखिए हेडिंग राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम को पहले समझते हैं फिर इसकी सीमाओं को समझते हैं। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है, देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, ताप निश्चित रहे और द्रव विलयन में, द्रव यानी कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये हमारा द्रव विलयन का, यानी कि मान लीजिए हम जल और एल्कोहल यानी शराब का विलयन मान लेते हैं, ये भी तो दो घटक है, ये भी विलयन हो गया। तो जल यानी पानी और शराब यानी दारू का, मदिरा का विलयन लेते हैं। तो निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यदि हम किसी से मान लीजिए यहाँ पे हमारा हमने बनाया, यहाँ पे हमारा इसमें सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा ये हमारा बर्तन है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पहले दारू मिला देते हैं, ये मान लीजिए हमारा पानी हो गया। अब इसके बाद हम इसमें शराब मिला देते हैं और ये पीले कलर का हमारा हो गया शराब मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने जो इसमें पानी माना, पानी को हमने मान लेते हैं ए और शराब को हम मान लेते हैं बी, शराब को हम भी मान लेते हैं, क्योंकि शराब और अब पानी लिखूंगा इसमें तो बड़ा हो जाएगा तो बर्तन में आएगा नहीं जो हमारा चित्र बना हुआ है। तो
हमारा ए क्या हो गया, पानी हो गया, बी शराब हो गया, यानी कि ये क्या है, एक विलेन बन गया। क्या बन गया, एक विलेन बन गया। तो द्रव द्रव विलेन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब। अब हम चाहे ए चाहे बी का अगर हम क्या करें, इसका आंशिक वाष्प दाब निकालें, इसका क्या करें, आंशिक वाष्प दाब निकालें। तो देखिए आंशिक वाष्प दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए हम बी यानी शराब का आंशिक वाष्प दाब निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा पी, देखिए पी होता है वाष्प दाब, पी नॉट यानी आंशिक वाष्प दाब, बी लगा दिया हमने ने, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। हम लगाएंगे समानुपाती का चिन्ह। तो क्या होगा, इसी घटक का क्या होगा, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है इसका, इसका जो मोल प्रभाज हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स बी, यानी मोल अंश जो होता है एक्स बी, इसी के बराबर होता है। तो यही होता है राउल्ट का नियम। अब अगर हम क्या करें, अगर हम ए घटक का अगर हम क्या करें, अगर ए घटक का हम आंशिक दाब निकालें, अगर ए घटक का देखिए, ए घटक का हम मान लें, अगर हम ए को मान लें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी नॉट यानी कि आंशिक वाष्प दाब ए घटक का, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे एक्स यानी कि मोल प्रभाज, एक्स यानी कि ए का मोल प्रभाज, इसके समानुपाती होता है। तो यही होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यही कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब पी नॉट लगा सकते हैं, ए का निकालें चाहे बी का निकालें, घटक है तो इस किसी का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज क्या होता है, बराबर होता है, समानुपाती होता है, सॉरी समानुपाती होता है। तो यह देखिए हमने यहाँ पे लगाया समानुपाती का चिन्ह। तो जिस घटक का हम आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे उसी घटक का वो क्या होगा, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यही होता है राउल्ट का नियम। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने माना था विलयन में हमारा दो था, तो जैसे कि मान लीजिए हम आंशिक दाब निकाल लेते हैं। पहले देखिए आंशिक दाब को कैसे हम लिखते हैं, आंशिक दाब हमने दो घटक माना था ए और बी। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम आंशिक दाब ए घटक का आंशिक दाब निकालेंगे तो पी नॉट ए हो जाएगा, अगर बी घटक का आंशिक दाब लिखेंगे तो उसको कहेंगे पी नॉट बी। ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए घटक का आंशिक दाब और ये हो गया बी घटक का आंशिक दाब। अब देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, देखिए जो मोल प्रभाज होता है, देखिए सॉरी देखिए यहाँ से लिखते हैं मोल प्रभाज। तो देखिए अगर हम ए घटक का मोल प्रभाज निकालें तो एक्स ए हो जाएगा और बी घटक का मोल प्रभाज अगर लें तो एक्स बी हो जाएगा। ये होता है मोल प्रभाज। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो मोल प्रभाज होता है क्या होता है, आंशिक दाब जो होता है मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है उसी घटक का। अगर हम ए घटक का निकालेंगे, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम ए घटक का आंशिक वाष्प दाब निकालें तो हमारा हो जाएगा पी नॉट ए और फिर समानुपाती किसके होता है, एक्स ए, क्योंकि पी नॉट जो हमारा है ये आंशिक दाब और एक्स जो हमारा है ये है मोल अंश। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, यही होता है राउल्ट का नियम। अब आगे देखिए अगर हम कुल दाब निकालें, मान लेते हैं अगर हम कुल दाब निकालें तो कुल दाब जब हम निकालेंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा P बराबर पी ए प्लस पी बी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल दाब आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका सूत्र होता है। अब देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, देखिए नंबर एक, राउल्ट के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह नियम केवल आदर्श विलयन पर लागू होता है, अनादर्श विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तनु विलयन का होना इसमें क्या होता है, जो तनु विलयन होते हैं उसका आवश्यक है। इस नियम राउल्ट के नियम में तनु विलयन का होना आवश्यक है। जब कोई घटक आवासशील हो तो यह नियम सही नहीं है, तो यह नियम नहीं लागू होता। तो ये हो जाएगा राउल्ट के नियम की सीमाएं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हेडिंग हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। तो देखिए किसी विलायक में आवासशील विलय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस घटना को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या होता है, कोई विलायक है, देखिए
चित्र द्वारा समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक बर्तन है, तो विलायक में हम क्या लेंगे, विलायक में ज़्यादातर हम पानी ही लेंगे, क्योंकि जो विलायक होता है उसमें हमारा कोई पदार्थ घोला जाए तो पानी ले लेते हैं, हम पानी में घोलते हैं। ये हमारा क्या है, कोई विलायक है, यानी पानी हमारा है ये, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है। तो कह रहा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर, अवाष्पशील विलेय हम क्या लेते हैं, हम नमक ले लेते हैं। नमक एक अवाष्पशील विलेय है। क्या जो नमक है ये क्या है, ये एक अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय है नमक जो है। तो देखिए यहाँ से अगर हम क्या करें, नमक को इसमें घोल दें, किसमें, इसमें अगर हम नमक को घोल दें विलायक में, पानी में, अब इसमें नमक को हमने घोल दिया। जब इसमें नमक को घोल देंगे तब क्या हो जाएगी, इसमें हमने अवाष्पशील एक विलेय पदार्थ घोल दिया, क्योंकि ये पानी विलायक था, अब उसमें नमक घोल दिया हमने, तो ये हो गया अवाष्पशील विलेय पदार्थ में घुल गया, नहीं ये विलयन हो गया। तो क्या होगा, इसमें जब हमने घोला तो इसमें कणों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ पानी के कण थे, अब उसमें इसमें हमने घोला, इसमें नमक के कण भी आ गए, यानी इसमें क्या हुई, कणों की संख्या बढ़ गई। अब क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, विलयन के प्रत्येक कण की ऊर्जा कम होगी। तब ये पूरा जब बर्तन खाली था, सिर्फ पानी के कण थे, तब ये इनकी ऊर्जा अधिक थी, तेजी से गति करते थे, लेकिन जिसमें नमक के भी कण आ गए तो इनकी ऊर्जा कम होगी। क्योंकि देखिए अगर आप खाली रास्ते पे दौड़ेंगे तो आप तेजी से दौड़ लेंगे, लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ में दौड़ेंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं मेला लगा है, वहां पे आप स्पीड में दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पे संख्या ज्यादा है ना, तो नहीं दौड़ पाएंगे। और सड़क खाली, वहां पे आप दौड़ेंगे खींच कर। तो यही अगर यहाँ पे पानी अकेले था तो उसके कण दूर दूर थे, तो वो आराम से, उनकी ऊर्जा जो थी तीव्र गति से थी, लेकिन जो उसमें नमक हमने घोल दिया तो उसकी ऊर्जा कम हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, वाष्प दाब कम हो गया। तो इनका जो वाष्प दाब हो गया वो क्या हो गया, पी नॉट क्या हो गया, कम हो गया, वो डाउन हो गया। इनका वाष्प दाब जब कम हो गया तो इनका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब इनका जो क्वथनांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब इनका क्वथनांक देखिए बढ़ेगा, क्वथनांक जो हो जाएगा, जब वाष्प दाब, जैसे वाष्प दाब कम होगा वैसे ही क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही घटना है, वाष्प दाब के कम होने की घटना और क्वथनांक के बढ़ने की घटना को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में बढ़ोतरी कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यही होता है क्वथनांक में उन्नयन। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रासरण दाब क्या होता है, पहले समझते हैं प्रासरण दाब होता क्या है। देखिए प्रासरण दाब क्या होता है, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, तो अर्थात प्रासरण की क्रिया होने लगती है। तो जो शुद्ध क्या होते हैं, शुद्ध विलायक के अणु होते हैं वो विलयन की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। तो क्या होता है, विलयन की तरफ गति करेंगे तो प्रासरण की क्रिया क्या होता है, होने लगती है। तो प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब होता है वही होता है प्रासरण दाब। देखिए चित्र द्वारा भी आप इसको भी समझ जाएंगे सबसे सरल तरीके से। क्या कह रहा है कि जब किसी विलयन और विलायक और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए हमारा ये कोई बर्तन है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमारा ये बर्तन है, हमने इसमें बर्तन लिया और हमने इसमें क्या किया, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। क्या लगा दिया हमने इसमें, अर्धपारगम झिल्ली। ये क्या है, ये एक अर्धपारगम झिल्ली है। अब देखिए इधर हमने क्या रखा, देखिए हमने इधर रख दिया विलयन, यानी दो चीजों का घोल, मान लीजिए नमक और पानी का हमने इधर घोल रख दिया इधर। और इधर हमने सिर्फ शुद्ध विलायक, यानी कि इसमें हम सिर्फ पानी रखा हमने। तो ये हमारा जब पानी अगर सिर्फ रहेगा तो ये विलायक हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, पानी जो है विलायक है। अगर हम किसी में घोल देंगे तो विलयन हो जाएगा। और इधर हमने क्या रखा, विलयन रखा विलयन। तो देखिए और ये क्या है, बीच में हमारा है हरा कलर का जो लगाया हमने, अर्धपारगम झिल्ली लगाया है। तो जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, देखिए अगर हम इसको मान लीजिए पृथक अलग कर रहे हैं, इधर हमने रख दिया, बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, तो पानी उधर जा सकता है विलयन की तरफ, इधर पानी आ सकता है, पानी इधर आ सकता है, लेकिन जो है विलयन का कण इधर नहीं आ सकता, यानी नमक का कण इधर नहीं आ सकता। अगर हमने इसमें नमक मान लीजिए तो नमक का कण इधर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करते हैं।
तो देखिए इसमें जो जैसे मान लीजिए अब हम इसमें अलग कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे सिर्फ पानी है, यानी कि यहाँ पर क्या जगह बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या है जगह ज़्यादा है और यहाँ पे जगह कम है। तो क्या होगा, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तब यहाँ पर जो होगा ये जो विलयन के कण हैं, जो यहाँ पे कण है विलयन के, ये इसकी तरफ गति करेंगे, यानी इसकी तरफ भागेंगे, शुद्ध विलायक की तरफ ये क्या करेंगे, गति करेंगे, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो ये जो शुद्ध विलायक की तरफ गति करते हैं यही परासरण होता है। क्या होता है, परासरण। इसी क्रिया को कहते हैं परासरण, यानी कि विलयन से शुद्ध विलायक की तरफ गति करने, अगर कण गति कर रहे हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विलयन। अगर शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर अगर गति कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा शुद्ध विलायक आप ये अगर इसकी तरफ गति कर रहे हैं विलयन की तरफ, तो क्या हो जाए, ये हो जाएगा परासरण, यानी तब क्या होगा, ये परासरण होगा। शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, यानी ये परासरण हो रहा है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है विलयन है, यहाँ पे हमारा शुद्ध विलायक है। अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कम विलयन रखा है, यहाँ पर अधिक पानी रखा हमने, तो क्या होगा, इसके जो अणु होंगे इसकी तरफ क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। तो इसकी तरफ गति करें, यानी कि परासरण हो रहा है, विलायक के शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे, तब हम इसको रोकने के लिए, यानी कि परासरण ना, यानी जो विलायक के अणु हैं ये विलयन की तरफ ना आए, क्या करें, इनकी तरफ ना आए, इनको हम रोक दें। तो हम क्या करेंगे, विलयन पर दाब लगाएंगे, इस पर क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो जिसमें हम दाब लगाएंगे, जब हम दाब लगाएंगे तो इसके अणु विलयन के नजदीक आ जाएंगे, तो इसके नजदीक आ जाएंगे तो ये जो विलायक कण होंगे इसमें नहीं जा पाएंगे, तो ये रुक जाएगा। तो इस पर जो लगाया गया दाब होगा वही होगा क्या, परासरण दाब, यानी परासरण को, अर्थात परासरण क्रिया तब होने लगती है जब ये इधर आते हैं। अब देखिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब होता है, जब हम विलयन पर दाब लगाएंगे कि परासरण रुक जाए, वही होता है परासरण दाब, यानी परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब होता है वही होता है परासरण दाब। तो उम्मीद करता हूं कि परासरण दाब भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक होता क्या है, देखिए हेडिंग, 1 किलोग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा आपका चित्र। देखिए ये हमारा विलायक है, विलायक यानी हमने पानी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें भार दिया, पानी का भार कितना ले लिया हमने, यहाँ पे देखिए हमने पानी का भार कितना लिया, 1 किलोग्राम, पानी हो गया 1 किलोग्राम। अब इसमें देखिए हम इसे विलय का सिर्फ 1 मोल घोलेंगे, कितना, विलय का, इसमें यहाँ पे देखिए हमने विलय का 1 मोल घोल दिया, विलय का 1 मोल विलय हमने इसमें घोला। तो 1 मोल विलय घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, जैसे कि क्वथनांक में देखिए कितनी वृद्धि होती है, तो क्वथनांक जो होता है यहाँ पे देखिए, क्वथनांक, इसका क्वथनांक जितना बढ़ेगा उसे ही कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी जितनी क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। यही होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। अब देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका सूत्र जो होता है ये होता है यम बराबर, देखिए यम बराबर होता है 1000 गुणे डेल्टा के बी इंटू स्मॉल डब्लू, और बटे में होता है डेल्टा टी बी इंटू में क्या होता है, देखिए कैपिटल डब्लू। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा यम है, यम क्या है, यम है अणुभार, यम जो है क्या है, यम है अणुभार, यम अणुभार हो गया। और देखिए जो डेल्टा के बी है, डेल्टा के बी जो है ये क्या है, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये जो है डेल्टा ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक ये है। और जो स्मॉल डब्लू है ये है विलय का भार, क्या है, स्मॉल डब्लू जो है ये देखिए क्या है, ये है विलय का भार, यहाँ पे लिख देता है विलय का, यहाँ पे विलय भार लिख देता हूँ। और देखिए जो डेल्टा टी बी है ये क्या है, डेल्टा टी बी जो ये है विलयन का भार, सॉरी ये क्या है, ये है
विलायक का, जो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है विलेन का भार। यहाँ पे देखिए, और जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, डब्लू है, कैपिटल डब्लू जो ये है विलायक का भार। और जो डेल्टा टी भी जो क्या क्या है, जो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी भी हमारा है, ये है यहाँ पे हमारा रहेगा इसका भार जो होगा, इसका क्या होगा भार, डेल्टा टी भी जो होगा इसका भार हो जाएगा। और जो डब्लू है ये हो जाएगा विलायक का भार, और ये हो जाएगा विलेय का अणुभार। ये जो हो जाएगा डेल्टा टी भी हो जाएगा अणुभार। अब देखिए ये होता है इसका सूत्र। आगे देखिए, आगे इसको देखिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हमने आपको इसको समझाया चित्र से, आपने समझ लिया मोलर लिनियर स्थिरांक क्या होता है। अब देखिए अगला है कि मोलर अवनमन स्थिरांक। तो देखिए उसमें हमारा बढ़ोतरी हुआ था, यहाँ पे हमारा कमी होगा। तो देखिए मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितनी कमी होती है उसे ही कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए यहाँ पर भी चित्र द्वारा समझना पड़ेगा वैसा ही, लेकिन आपको समझा देता हूँ। ये कोई हमारा बर्तन है, इसमें क्या हमने भरा है, इसमें हमने भरा है पानी, जो कि है 1 किलोग्राम। पानी 1 किलोग्राम है। अब इसमें विलेय का हम 1 मोल घोल रहे हैं, इसमें 1 मोल हम घोल रहे हैं विलेय का। अब 1 मोल घोलने पर इसके हिमांक में जितनी कमी होगी, इसके हिमांक में जो इसमें कमी होगी, जो कमी होगी वही होगा मोलर अवनमन स्थिरांक। यानी हिमांक में होने वाली कमी को ही कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है देखिए m बराबर 100 यहाँ पर रहेगा 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्लू, और बटे में रहेगा डेल्टा टी एफ, और फिर इंटू कैपिटल डब्लू। ये जो लास्ट में हमारा लिखा है ये है कैपिटल डब्लू। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हमारा डेल्टा टी एफ है, ये हमारा है विलयन का आयतन। जो डेल्टा टी एफ है विलयन का आयतन। और फिर देखिए जो यहाँ पे यम है, यह है विलेय का अणुभार। ये क्या है, यह है विलेय का अणुभार। और यहाँ पे देखिए जो के एफ है, के एफ जो है यह है मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है। और जो यहाँ पे कैपिटल डब्लू है यह है विलायक का भार, और फिर स्मॉल डब्लू जो है यह है विलेय का भार। तो इस प्रकार से हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा और उसका सूत्र। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है, यहाँ पे देखिए हिमांक में अवनमन क्या होता है। देखिए हिमांक में अवनमन किसी दरों में आवासशील विलेय मिलाने पर विलयन के हिमांक में कमी आती है, जिसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम हिमांक में अवनमन। कोई विलयन है हमारा, देखिए कह रहा है किसी द्रव में, कोई मतलब पानी है, ये हमारा क्या, इसमें हमने यहाँ पे देखिए हमने इसमें भरा जल यानी कि जल का मतलब यानी कि पानी भी तो हमारा एक द्रव है। यहाँ पे द्रव ही कह रहा है कि किसी द्रव में विलेय पदार्थ मिलाने पर, इसमें हम आवासशील विलेय, मान लीजिए इसमें हम नमक मिला दे रहे हैं, जो कि हो गया हमारा आवासशील द्रव। क्या हो गया, आवासशील पदार्थ। आवासशील पदार्थ हमने इसमें क्या मिलाया, नमक मिलाया। और इसमें हमारा क्या था, द्रव हमने इसमें और द्रव लिया है। तो क्या हुआ, अब द्रव में कोई आवासशील पदार्थ में नमक मिला दिया। अब नमक मिलाने पर इसके हिमांक में जो कमी होगी, इसके जो देखिए हिमांक में जो क्या होगी, कमी आएगी, उसे ही हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एफ, ये होता है हिमांक में अवनमन, बराबर होता है के एफ इंटू यम जो है ये होता है विलेय का अणुभार, और फिर जो डेल्टा टी एफ होता है विलयन का आयतन, और फिर के एफ जो होता है ये होता है मोलर अवनमन स्थिरांक। अब आगे देखिए अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए
यदि विलयन पर, जैसे कि हमने आपको चित्र में बताया था, जो हमने बताया था पराशर दाब की, विलयन का जो पराशर रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब होता है वो पराशर दाब होता है, जिससे हमने आपको यहाँ पे चित्र बनाया था। और फिर हमने इसमें एक बार अर्धपारगम झिल्ली लिया था, यहाँ पर हमने रखा था विलयन, और फिर इधर हमने रखा था शुद्ध विलायक। शुद्ध क्या? विलायक। तो देखिए जब क्या है, जो विलायक के अणु विलयन की तरफ आ रहे थे तो पराशर हो रहा था, लेकिन जब इसमें हमने अधिक दाब लगाया तो ये रुक गया, यानी कि इसके अणु इधर आ रहे थे तो ये रुक गया, इस पर हमने दाब लगा दिया। तो इस पर जब हमने दाब लगाया, देखिए जब यहीं पे क्या है, जिस पर हम अधिक दाब लगाएं, यदि विलयन पर उसके पराशर दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो पराशर की दिशा बदल जाती है, यानी पराशर की दिशा क्या होती है? बदल जाती है, यानी कि विलयन में से विलायक की तरफ अणुगत करने लगते हैं। तो अर्थात शुद्ध विलायक अब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन से क्या करता है? पारगमन करता है। जो विलायक पदार्थ विलयन में आया था, हम अधिक दाब लगाएंगे तो क्या करेगा? विलायक जो होगा, जो पानी जल होगा, उसमें से क्या करेगा? वो विलायक की तरफ जाएगा, उसके अर्धपारगम झिल्ली से विलायक की तरफ जाएगा। यह प्रक्रिया जो होती है प्रतिलोम पराशर कहलाती है। इसका उपयोग जल को पीने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। उपकरण को आरओ, यानी कि आरओ उपकरण कहते हैं। इसको भी समझ लेते हैं, देखिए चित्र द्वारा। देखिए ये हमारा कोई बर्तन है, बर्तन है। अब देखिए इसमें हमारा है अर्धपारगम झिल्ली, बीच में हमारा लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा इसमें है विलयन, दो पदार्थ में मिले हुए हैं हमारे, जिन नमक और पानी का इसमें हमारा घोल है, यानी कि विलयन हो गया इधर, विलयन। और फिर देखिए, और इधर हमारा हो गया देखिए विलायक, यानी शुद्ध हमने जल इधर लिया, विलायक शुद्ध जल हमने लिया। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए अगर ऐसे रहेगा ये, तो देखिए ये जो विलायक के कण है, ये विलयन की तरफ क्या करेंगे? गति करेंगे। तो ये हो गया पराशर, यानी विलायक का विलयन की तरफ, विलायक के कणों का विलयन की तरफ गति करना क्या कहलाता है? पराशर कहलाता है। तो ये पराशर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पराशर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? विलयन पर दाब लगाएंगे। इस पर हम दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, इधर आने, इसके जो कण इधर आ रहे थे वो रुक जाएगा, यानी कि पराशर दाब हो जाएगा। पराशर रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब पराशर दाब होता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम पराशर रोकने से और ज्यादा दाब लगा दें, बहुत ज्यादा दाब लगा दें इस पर, और बहुत ही ज्यादा अत्यधिक दाब लगा दें, तो क्या होगा? इस जो विलयन में जो विलायक है हमारी, इधर नमक और पानी है, तो इधर जो पानी है ये अर्धपारगम झिल्ली से बाहर विलायक की तरफ जाने लगेगा। तो इसकी तरफ वो जो जाने लगेगा, यही क्रिया होती है प्रतिलोम परासरण। क्या होती है? प्रतिलोम परासरण। और इसका उपयोग जैसे कि पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इधर हमने डाल दिया अशुद्ध पानी और इधर हमारा शुद्ध पानी जाएगा, अगर हम इस पर दाब लगाएंगे तो शुद्ध पानी इधर जाएगा और कीटाणु को जो अशुद्धियां होगी यहीं पर रह जाएंगी। तो ये होता है प्रतिलोम परासरण। तो दोस्तों इतना ही था आपके क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।